आज हम लोग स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सोमरफेल्ड जो थे उन्होंने ही स्टार्ट किया था कि हाइड्रोजन एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जिसका हम फाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वो फाइन स्ट्रक्चर का कारण क्या हो सकता है, या फिर वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो किस कारण से हमें दिख रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर का बताया था वो क्या था? रिलेटिविस्टिक वेरिएशन इन मास। mass of electron moving in elliptical orbits, ये बताया था। फर्दर हमने क्या देखा कि ये जो मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं रुका हुआ है, मींस एलिप्टिकल ऑर्बिट्स तक ही नहीं रुका हुआ है। अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर नहीं की गई हैं, वो क्या थी कि रिलेटिविटी को या रिलेटिविस्टिक करेक्शन को तो हमने कंसिडर कर लिया, लेकिन जो मेन फैक्टर और या एक कहा जाए कि इनर डीप फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि जो ये इलेक्ट्रॉन और ये एटम की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स क्या हैं, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, मीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं अपने आप में एक अलग मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। तो अब इस क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पे हमने एक चीज़ को मिस किया, या साइंटिस्ट कहा जाए कि साइंटिस्ट ने एक चीज़ को मिस किया, बाद में उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया, जो कि था स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। ये स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन क्या चीज़ थी ये हम जानेंगे आज। ठीक है, तो देखिए अब हम सबको पता है कि अगर हम एक एटम लें, ठीक है, तो उसके साथ उसका न्यूक्लियस भी होता है, और क्या होता है, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं, बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, तो उसके साथ उसका एक इलेक्ट्रॉन भी होता है जो कि अपने ऑर्बिट के अलॉन्ग रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो ऑर्बिट के अलॉन्ग रिवॉल्व करने के साथ साथ एक ये चीज़ भी हम ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मोशन करने के साथ साथ ये क्या कर रहा है कि इसी एक्सिस पे, ये जो ऑर्बिट की एक्सिस है इसकी, इसी एक्सिस पे वो रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रोटेशन है, ठीक है, ये अब ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अगर मोशन करेंगे तो अपना ही एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के खुद आपस के इंटरैक्शन से होता है। ठीक है, और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, एंड द सेकेंड फैक्टर इज internal magnetic field of an atom as a whole, atom which arises from the orbital motion
of the electron through the nuclear electric field. Okay, we can say that. अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं जो कि क्या है, एक एटम को गवर्न कर रही हैं, तो ये क्या करती हैं कि जो उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या कर, अब इन्हीं दोनों फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। क्योंकि ये क्या करती हैं, अगर ये कोई भी दो फोर्सेस आपस, जैसे मान लीजिए कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दें, ठीक है, तो क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल या फिर क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही वीक फील्ड है, या फिर हम कह लें कि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। तो उसका जो इंटरैक्शन होगा उसको भी हम किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इंटरैक्शन है वो हम पढ़ते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन के नाम से, ठीक है। अब अगर हम जानना चाहें कि इस स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है या जो एनर्जी इक्वेशन पे असर पड़ रहा है वो कैसा है, क्योंकि सोमरफेल्ड के केस में हमने एक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया था, वैसे ही हम यहाँ भी एक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं जिससे हम पर्टिकुलर टर्म वैल्यूज़ को निकाल सकें, ठीक है। तो अब इस एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक कंस्ट्रेंट मानेंगे जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका जो हम हमेशा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल किसी भी फंक्शन के पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है उसको हम ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखें पोटेंशियल फंक्शन के, और वहाँ पे वो जो ग्रेडियंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड E in which electron is moving, okay, as a gradient of पोटेंशियल फंक्शन। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि हम उसको ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम लिखेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। वेयर आर इज़ व्हाट, वेयर आर इज़ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस distance, okay. So let us write that equation. We can write it as follows: E is equal to gradient of VR, okay. So how can we write gradient? We can write gradient as gradient of R is equal to vector R upon magnitude of R. So we'll write it as vector R upon magnitude of R dVR upon dr, okay. So what is the term? The term R upon R is a unit vector, okay, in the radial direction. Due to this unit vector, the electric field gets its proper direction, okay. So there is also a magnetic field, एक magnetic field भी है रेफरेंस फ्रेम में इस इलेक्ट्रॉन के साथ।
तो हम क्या करेंगे, उसको भी फिगर में या पिक्चर में लेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब ऑर्बिटल मोशन की वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E में। तो हमें ये इक्वेशन पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इन दीज टर्म्स। मैग्नेटिक फील्ड is given by we can say which is moving in wait, or we can write for an यहाँ ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन this field is arising due to the orbital motion of the electron. Okay, so not for an electron, you can write it as the magnetic field is given by, is arising. Okay, the magnetic field is not given by, is arising by. The orbital motion of electron in electric field E by velocity v. Okay, now we can write the magnetic field as B is equal to 1 by c square E cross v. Okay, we can write it as follows. Now from the value of E above, see here this equation, if we take it as equation number 1, okay, so we can put it here, the equation number 1 from above to here. So what we can write it as 1 upon c square into r dvr upon dr into r cross v. Okay, this is from equation 1. Okay, now this equation can be assigned as equation number 2. So next is, we know that the orbital angular momentum is given by momentum of the electron everybody knows the formula is equal to mv r, or we can write mr cross v, as we have to write in the form of above equation. Now we can replace, okay, replace this into the above equation. So the equation 2 can be written as how we can write it. Let us put the value. B is equal to 1 upon mc square 1 upon r dvr upon dr into L. Okay, so now the electron and its spin magnetic moment can assume different variations in different magnetic fields. So now what we can write for that, delta ELS for L and for S is equal to minus sign, because they are having different variations in different directions. So we can write delta ELS is equal to minus mu S, this is the orbital
spin momentum into the magnetic field. Okay, but from previous derivations we know that mu s is equal to minus gs e by 2m into s, where the value of gs is 2. Okay, so last expression can be written as delta E ls is equal to e by 2 is cancelled, e by m s dot b. Okay, now we can put the value of b from equation 2. So what we get, substituting the value of b, we get delta E ls is equal to e upon m square c square 1 upon r d v r upon dr s dot l. Okay, so now what we have to do is calculate the value of s dot l. Okay, how we will calculate the value of s dot l is what happens is see, on relativistic transformation to normal frame of reference in which the nucleus is at rest, the energy is reduced by a factor of 2. So what happens to this energy? This energy term will be reduced by a factor of 2, or we can say will be divided by a factor of 2. So this is due to Thomas precession. Okay, थॉमस प्रिसेशन. तो अब अगर हम इस प्रिसेशन को या फिर इस फैक्टर को हम ध्यान में रखें, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलेटिविस्टिक लेवल पे बात कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि बहुत ज़्यादा क्वांटम मैकेनिकली बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम इस फैक्टर को ध्यान में रखें, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है. जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन में जीएस की वैल्यू को रखा था 2, वैसे ही यहाँ पे एक थॉमस प्रिसेशन नाम का फैक्टर होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं इन दिस derivation of energy equation for spin orbit interaction. So what we get on taking on account the Thomas precession is the spin orbit interaction energy becomes now the energy equation will be reduced by the factor 2. So ELS will become E upon 2 m square c square 1 upon r d v r upon dr s dot l. Okay, now we have to calculate the value of this s dot l. How we'll calculate that? अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम जानते हैं कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं एल एस और जे, ठीक है, तो अगर हम इन सब चीज़ों को क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो वी कैन राइट एज टू एक्सप्रेस numbers L, S and J. This is our main motive. Okay, so what we can write, we know that J is the total angular momentum is the sum of orbital angular momentum and spin angular momentum. Okay, now
we take a self dot product. Take self dot product. So how we do this? j उसका सेल्फ से ही डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो j डॉट j और फिर l प्लस एस डॉट l प्लस एस. ओके, so now we multiply it as usual multiplication. So what we get? L into L, L dot L, okay, plus S into S, S dot S, and 2 times L dot S, L dot S. You have, or we can say S dot L, S dot L, because we have to calculate the value of S dot L in above equation. Okay, so we can write 2 times S dot L. S dot L or L dot S is the same thing. Okay, so S dot, the value of S dot L will be sending everything another side of the equation. We get j dot j minus L dot L minus S dot S. So what we get from here is the value of S dot L. Now we know that for this we can write it as j dot product. So we can write it as j square minus L square minus S square. Okay, as their magnitude. And for the magnitude value, we know that the value of j square will be j plus 1. So we get j plus 1 and minus L plus 1 and minus S plus 1, and in common we'll get h square upon 4 pi square. Okay, so what happens next? We put this in the value of energy equation. Thus we get delta E L S is equal to E h square upon 16 pi square m square c square. In bracket we get j plus 1 minus L plus 1 minus S plus 1, bracket close, and we write 1 upon R dVr upon dr. Okay, this is the energy equation for delta ELS. Okay, now we know that the value 1 upon R dVr upon dr is not a constant during the electron motion when the electron moves in the orbit. So what we can say, or the reason for it is because we know that both the particles, electron and the nucleus, are also vibrating on their particular place. So due to the vibration, we will take the value of 1 upon R, or the vibration is another thing, and one more factor is that we are considering for elliptical orbits. Okay, main factor is that we are considering it for elliptical orbits. So ellipse is not, the value of R is not constant for ellipse. Okay, so we will take an averaged value of 1 upon R dV upon dr. So we can write it as delta ELS is equal to E h square upon 16 pi square m square c square in bracket j plus 1 minus L plus 1 minus S plus 1 and 1 upon R dVr upon dr, averaged value. This bar represents the average value. Now this average value is calculated using another potential function Vr. Okay, so we'll calculate this in next class. Okay, thank you.